एक महिला है, बड़ी ख्याति लब्ध है, नाम सुना होगा आपने, तीजन बाई। तीजन बाई नाम सुना है? कहाँ सुन लिया नाम? क्या है ये, कौन है? कुछ बेटा अगर आपको आइडिया हो तो शेयर करिए, हम तो बताएंगे, इसीलिए चर्चा किए हैं। तीजन बाई क्या? अच्छा एक चीज, चलो तीजन बाई पे भी आते हैं। आपको लोक कला एवं संस्कृति भी पढ़नी है और आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन पूछा भी जाएगा और पूछा ही जाता रहता है। तो इसमें दो प्रकार के गान भी हैं, दो प्रकार के नृत्य भी हैं। एक को हम लोग कहते हैं शास्त्रीय गान, एक को कहते हैं लोक गान। बड़ी अच्छी बात यह है कि शास्त्रीय गान आपसे नहीं पूछा जाता, यूपी पीसीएस में नहीं पूछ, ख्याल क्या है, ध्रुपद क्या है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाता, सिविल में पूछा जाता है। आपसे लोक गान पूछा जाता है। नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं शास्त्रीय नृत्य और एक को लोक नृत्य कहते हैं। क्या अंतर है बेटा? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? शास्त्रीय के सर कुछ नियम होते हैं विशेष प्रकार के, जो उनको फॉलो करते हुए किया जाता है। अच्छा, जैसे मन करे वैसे ही कूद फांद के हुड़दंग मचा दो, है ना? एक एक आदमी बोलो बेटा, तो हाँ बोलो बेटा। स्थानीय लोगों में जो प्रसिद्ध होता है उसे हाँ, और शास्त्रीय और शास्त्रीय में तो कुछ मतलब फेमस लोग। अरे इसमें भी बहुत फेमस लोग हैं, लोक नृत्य में भी बहुत फेमस लोग हैं, शास्त्रीय नृत्य में तो है ही हैं। शास्त्रीय नृत्य उन्हें कहेंगे जिनका वर्णन शास्त्रों में है। और शास्त्रीय नृत्य ही नहीं बेटा, आप लोग तो विद्यार्थी हो, आप ढेर सारे जो विषय पढ़ते हैं एकेडमिक में, तो ढेर सारे विषयों के साथ एक नाम देखते हैं शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे या कुछ इस तरह की सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो आप देखते हो वहां पे एक सिद्धांत होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल। तो वहां भी शब्द आता है क्लासिकल, यानी शास्त्रीय सिद्धांत। तो शास्त्रीय सिद्धांत मतलब वहां पे गाना वाना रहता है, नाचना उचना रहता है, तो शास्त्रीय तो वहां भी आया। शास्त्रीय हर जगह आता है, गान में भी आएगा, नृत्य में भी आ रहा है, सिद्धांतों में भी आ रहा है, हर जगह शास्त्रीय शब्द आ रहा है। शास्त्रीय माने होता है मूल, ओरिजिनल, प्रारंभिक, शुरुआत। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा शास्त्रीय। ये अपने नैसर्गिक रूप में होता है, यानी हम मनुष्यों ने नृत्य की जो पहली पहली विधाएं शुरू की होंगी उनको हम लोग कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। और जाहिर सी बात है इसका वर्णन हम लोगों के शास्त्र में है। भरत मुनि ने एक किताब लिखा था नाट्य शास्त्र, तो रस छंद अलंकार फलाना ढमाका सबका वर्णन है। तो कहीं ना कहीं एक बेस बुक बना दिया उन्होंने नृत्य का। और ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्यों का जो कथानक होता है, स्टोरी जो होती है, वो शास्त्रों पर आधारित होती है। वह जो नृत्य होता है उसमें कोई कहानी होती है, स्टोरी होती है। ढेर सारे नृत्य में राधा कृष्ण का वर्णन होता है, या इस तरह के कथानक को लिया जाता है जिसके आधार पर वो नृत्य होता है। कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जिसमें महिला पात्रों को अनुमति नहीं होती। महिला पात्र होते हैं, राधा कृष्ण का अगर वर्णन होगा तो कोई महिला पात्र तो होगी, लेकिन महिलाओं को नृत्य करने की अनुमति नहीं होती। पुरुष ही महिला का स्वांग भरते हैं। अरे भाई हम लोग क्या भी नौटंकी ओटंकी होती है तो उसमें देखते नहीं, वो पुरुष ही कपड़े उपड़े महिलाओं जैसे पहन लेते हैं, तो हम लोग क्या तो प्रचलित ही रहा है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है बेटा, समझना है। तो कभी बात होगी उस पर। आज हम बात करेंगे एक लोक गान पे जो बहुत प्रचलित है। लोक गान माने जो किसी स्थानीय विशेष इलाके में प्रचलित हो और स्थानीय भावनाओं से ओतप्रोत हो। जैसे हम लोग के यहाँ है बिरहा, ये लोक गान है, पूर्वांचल का है। आलखंड, बुंदेलखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश का भी इलाका है, उत्तर प्रदेश का भी इलाका है। इसके अलावा और भी ढेर सारे हैं लोकल। वही आलखंड माने आला ही हुआ, तो उसी को आला आला बोलते हैं हम लोग, उसका मतलब है आलखंड। किसने लिखा था? आलखंड के रचयिता कौन है? जगनिक ने लिखा था। लेकिन जगनिक ने जो लिखा था गाया वो नहीं जाता। एक्चुअल में इसमें परेशानी यह हो गई
कि गाने वाले लोग अमूमन बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते। अब तो मान लीजिए पढ़े लिखे बच्चे भी गा रहे हैं। तो ये श्रुति परंपरा से प्रचलित होता है, गुरु शिष्य परंपरा से। कोई गा रहा है, उसके पीछे पीछे 4 साल गाए तो कुछ सीख लिया सुनते सुनते, और फिर अपने गुरु बन गए। अब अपने गाने लगे तो उसमें अपना को जोड़ दिया, माने उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत चीजों को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो थोड़ा सा उसका रूप बदल गया। तो ये श्रुति परंपरा से धीरे 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 विकसित होता रहा है ना बेटा। आलखंड का जो कथानक होता है वो क्या होता है? किसी राजा विशेष का वर्णन होता है। आला उदल, हाँ जाहिर सी बात है, उनका वर्णन होता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक प्रचलित है लोकगान जिसको हम लोग कहते हैं पांडवानी। नाम सुना होगा। तो पांडवानी एक लोकगान है जो मध्य प्रदेश का, ये भी वीररस से उत्प्रोत है, और ये महाभारत इसका कथानक है। यानी पांडवों का जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध, तो पांडवों का वर्णन है, उनकी वीरता का वर्णन है, वीररस वाला उत्प्रोत है, पुरुष प्रधान है। यानी पुरुष को गाना चाहिए, पुरुष को सुनना चाहिए। महिलाएं सुन लें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महिलाओं को सुनने उनने की क्या जरूरत है ना। तो पुरुषों के लिए है, जैसे आलखंड है पुरुषों के लिए है, वैसे ही। तो इसमें एक महिला ने मील का पत्थर स्थापित कर दिया। वो महिला यही है, तीजन बाई। तो तीजन बाई पांडवानी गाती हैं, और पांडवानी में इनको बहुत ख्याति मिली है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने पांडवानी को बहुत प्रसिद्ध किया और अपनी भी प्रसिद्धि पाई। ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने पांडवानी गाया। तो ऐसे लोगों का नाम वाम याद रखना है, और वो कौन सी विधा में है ये सब दिमाग में रखना है। कंपटीशन में कब क्या पूछेगा बेटा, इसका कोई भरोसा नहीं है ना। तपोवन विद्युत परियोजना अभी आपके पेपर में दिख रहा था मुझे, तो जिसने भी पेपर बनाया सही बनाया। अभी पूरे इलाके में कुछ भगदड़ मची हुई है, जमीन धंस रही है, तो क्या इन सब के पीछे उन सबों की भी भूमिका है? तो जाहिर सी बात है कि आपको उधर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए था, उधर से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, सो पूछा। यही सब है ना बेटा। बहरहाल चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा अपने विषय पे। कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, इसके पहले आपने देखा कि जो राज्यपाल है हमारे यहाँ बेटा, वो एक अजीब सा पद है, और ये अवधारणा हम लोगों ने संघात्मक व्यवस्था का एक तरह से तो थोड़ा स्वरूप नहीं ही है, लेकिन इसकी अवधारणा हम लोगों ने कनाडा वाला लिया। राज्यपाल के पद की अवधारणा कहाँ की है बेटा? कनाडा की अवधारणा है। जाहिर सी बात है कि दो भूमिका इसलिए दी गई बेटा कि भारत एक विचित्र प्रकार का संघ बना। मैंने कहा था कि हमारा जो संघ बना वो लोगों के स्व विवेक से नहीं बना, राज्यों की सहमति से हमारा संघ नहीं बना। संघ राज्यों की सहमति से बनता है, और जब संघ राज्यों की सहमति से बनता है तो राज्यों का अधिकार आगे रहता है, संघ का अधिकार पीछे रहता है। हमारे यहाँ राज्य नहीं पहले बने, हमारे यहाँ भारत पहले बन गया, और फिर हमने तो लाइन ऑफ डिमार्केशन किया ना। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग से हमने सीमाएं निर्धारित की, किस राज्य की कहां कहां सीमा होगी। और एक बात ध्यान रखना, सीमा हमने निर्धारित किया, उनकी जो भी सीमाएं पहले की रही हों, लेकिन सीमा भारत सरकार ने विधि बनाकर निर्धारित किया ना, किस राज्य की भौगोलिक सीमा कहां तक होगी। संघात्मक व्यवस्था में यह सब नहीं होता। आप किसी राज्य की सीमा में 1 इंच का परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि वही सबसे आगे है भाई, वही तो आधार है संघ के। तो उनका अधिकार सर्वोपरि होता है, तो उनका अधिकार सर्वोपरि होता है, उनकी स्वायत्तता सर्वोपरि होती है, उनकी कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका एकदम स्वतंत्र होती है। बस कुछ मुद्दों पे एक राय होती है जिससे हम संघ बनाते हैं, और वो एक संघ को हम लोग अधिकार दे देते हैं। हमारे यहाँ तो उलट गंगा बही है, हमारे यहाँ तो पहले संघ बन गया फिर राज्य बने। तो जाहिर सी बात है राज्यों के अधिकार अब हमारी रहमो करम पे थे, न कि राज्यों के कोई नैसर्गिक अधिकार थे जो शुरू से थे उनके पास। वो जम्मू कश्मीर में था मामला गड़बड़, तो उन्होंने अपना अधिकार लिया भी। तो हमारे यहाँ राज्यों को अधिकार जो दिया गया वो मिला, न कि उन्होंने अधिकार ले लिया हमसे। संघ के अधिकार तो सभी थे, वो चाहते तो नहीं बनाते, एकात्मक व्यवस्था बना देते, कोई कुछ कर लेता क्या। लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं, राज्यों को थोड़ी स्वायत्तता दें।
तो उनका संविधान तो हमने बनाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ पदों पे हम लोगों ने ऐसा व्यवधान पैदा किया जो संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल है। राज्य में संघ का प्रतिनिधि नहीं होगा। अगर संघात्मक व्यवस्था है तो अमेरिका में भी गवर्नर होते हैं। अमेरिका में गवर्नर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनते हैं या मनोनीत करते हैं? बिल्कुल नहीं। और अमेरिका का गवर्नर अमेरिका के राष्ट्रपति से कम नहीं समझता अपने आप को, कम से कम अपने इलाके में। जो उसका इलाका है ना, जो क्षेत्र उसका है, वहां राष्ट्रपति की शक्तियों से कम शक्ति थोड़ी रखता है। लेकिन हमारे यहां की स्थिति थोड़ी सी विचित्र हो गई। इसमें दोहरी भूमिका हो गई इसकी। एक तो संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में बैठेगा, चारों ओर देखेगा, कहीं अगर गड़बड़ होगा तो बड़े भैया से शिकायत करेगा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखें 356 की संभावना तो नहीं बन रही है, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दीजिए। ये एक बड़ा अजीब सा, इसीलिए मैंने कहा ना कि राज्यपाल का पद और 356 ये विवाद की तो सबसे बड़ी। राज्यों में आपातकालीन उपबंध पढ़ा है आपने, थोड़ी सी चर्चा मैंने किया है ना बेटा। बहरहाल थोड़ा समीक्षात्मक रहिएगा बेटा, क्योंकि प्री ही आखिरी परीक्षा नहीं है। परीक्षा एक आगे भी आएगी जहां बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा बेटा, तो थोड़ा 2-4 लाइन बढ़ा घटा के हम लोग लिख पाएंगे। बहरहाल अब इनको भी बांट लिया जाए कि सीधे लिख ही लिया जाए, जैसा कहो लिख ही लिया जाए। हेडिंग बनाइए पहला, प्रशासनिक शक्ति या कार्यपालक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति या कार्यपालक शक्ति। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा, लेकिन थोड़ा सा देख लो। जो राज्यपाल है ना बेटा, मैंने कहा कि दोहरी भूमिका में है। एक इसकी भूमिका है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, बोले बेटा, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होता है, इसी कारण इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 155 के दिन। और दूसरा है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य का क्या है बेटा? संवैधानिक प्रमुख है। तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के कारण उसको कई शक्तियां देनी पड़ेंगी, और एक शक्ति तो उसको दे ही गई कि राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होगा। तो राज्य की कार्यपालिका का मुखिया जो इसको बनाया गया, वो बनाया गया आर्टिकल 154। अरे 152 में राज्य को परिभाषित किया गया, 153 में कहा गया प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 154 में कहा गया कि राज्यपाल के पास सभी कार्यपालक शक्तियां होंगी। क्लियर है बेटा? आगे अगर देखोगे तो राज्यपाल के पास एक शक्ति और है, वो विधायिका का भी अंग है। राज्य की विधायिका का ठीक वैसे ही अंग है जैसे राष्ट्रपति केंद्र की विधायिका का अंग है। तो आप अगर देखोगे तो एक शक्ति इसको और मिल जाती है, वो मिल जाती है आर्टिकल 168 से, यानी विधानमंडल का वह अभिन्न अंग है। 168 में ही तो वर्णन है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसका गठन निम्न से होगा। तो निम्न में और कोई हो न हो, राज्यपाल परमानेंट है। तो दो अधिकार उसको साफ साफ आपको दिख रहा है, एक उसके पास कार्यपालक शक्ति है और एक कम से कम उसके पास विधायी शक्ति है। इसके अलावा छोटी मोटी शक्तियां यत्र तत्र बिखरी हुई हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसकी क्या कार्यपालक शक्तियां हैं, है ना बेटा? लिखें, राज्य के सभी प्रशासनिक कृत्य, राज्य के सभी प्रशासनिक कृत्य, प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका का वह मुखिया है। क्योंकि राज्य की कार्यपालिका का क्या है बेटा? मुखिया है। क्लियर है? हाँ। अपने इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वह अनेक नियुक्तियां करता है।
अपने इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वह क्या करता है बेटा? अनेक अपॉइंटमेंट करता है, अनेक नियुक्तियां करता है। ठीक है, तो कुछ नियुक्तियां बेटा पढ़ लेना है, तो शुरुआत कर लें। पॉइंट बना बना के लिखिएगा। पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो कभी किस घपले वाले प्रश्न में फंसिएगा मत, है ना बेटा? घपले वाला प्रश्न क्या है, थोड़ा सुन लो। थोड़ा सा एकाग्रता आपकी बिगड़ी नहीं कि खेल बिगड़ जाता है कंपटीशन में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो होते बहुत सहज हैं और सिर्फ आपकी एकाग्रता का परीक्षण होता है कि कहीं कंसंट्रेशन आपका तो नहीं भंग हो रहा है। तो अब जैसे मुख्यमंत्री के बारे में मैंने वहां भी बताया था, जब प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही थी, तो मैंने बताया कि मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता, मुख्यमंत्री मनोनीत नहीं होता, मुख्यमंत्री चुना हुआ नहीं होता, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। तो अगर विकल्पों में इतने विकल्प आपको दिखने लगे और थोड़ा सतर्क नहीं है तो गलती हो जाएगी, है ना? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। योगी जी को कितने लोग वोट दिए हैं? हाँ, योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़े थे साहब, उनको कौन कौन वोट देगा? गोरखपुर के लोग दिए होंगे। हाँ, उनकी पार्टी को हम लोगों ने वोट दिया होगा, नहीं दिया होगा वो अलग बात है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है ना? अब यह है कि उनकी पार्टी ने उनको अपना नेता माना है, तो उनकी पार्टी का मामला है, हम लोगों से क्या लेना देना है। उनकी पार्टी किसी और को नेता मानी होती, वो मुख्यमंत्री होते। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में हमारा कोई जोर नहीं होता। हाँ, यह है कि चुनाव के पहले थोड़ा एक प्रोजेक्शन हो जाता है कि भाई अगर आप लोग फलाना पार्टी को जिताएंगे तो ढिमाका को नेता बनाएंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे, ये सब तो होता है प्रोजेक्शन। लेकिन मान लीजिए कि आपने जिता दिया और वो कहते हैं कि अब ये नहीं, ये मुख्यमंत्री होंगे, कुछ कर लेंगे आप? आपको उसमें कौन सा अधिकार है? अब वो सारा अधिकार तो पार्टी का है ना भैया। पार्टी जिसको अपना नेता मान ले वो माने, उनका अपना मामला। तो ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। क्लियर है? मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं होता इस देश में, नहीं प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। चुनाव सांसद और विधायक का होता है। तो क्या चुनाव में हारा हुआ व्यक्ति या चुनाव में न जीता हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। हाँ, बस वही शर्त है कि 6 महीने के अंदर सदस्य बन जाइए। सरकारी आयोग ने कहा था कि मनोनीत वालों को ना बनाए तो अच्छा है, लेकिन बना लेंगे, करेंगे क्या आप? मनोनीत कर ले, कुछ भी कर ले। बहरहाल आगे बेटा, अनुच्छेद अगर दिमाग में हो तो बोलो। हाँ, मैंने किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है? जी बेटा, 63 में तो मंत्री परिषद है। चलो हम मदद करते रहेंगे आप। हाँ, एक आठ और बढ़ो आगे। नहीं, 64 में बेटा, 164 है। थोड़ा दिमाग में रहे बस, और कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लिखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, घबराओ मत, सही दिशा में जाएंगे भी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य महाधिवक्ता, इनको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? एडवोकेट जनरल।
राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद बोलो। 165। वेरी गुड। 165। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और किसका बेटा? सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो थोड़ा सा सुन लो, काम आ सकता है परीक्षाओं में। जितनी चीजें जाने उतना ही कम है बेटा, है ना। उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है इलाहाबाद में, इसका गठन कब हुआ था? नहीं, वो कोई आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं था जो आप पढ़े हो, इसीलिए दिमाग में नहीं आया है। लेकिन परीक्षा तो उसी के लिए दे रहे हो, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी तो जान ही लेना चाहिए था। आपको पता है कि 1935 जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें भारत को संघात्मक स्वरूप बनाने का प्रयास हुआ था। काफी चर्चा हुई है आपसे। तो कहा गया कि ये अधिकार अब राज्यों को भी दे दिया गया कि राज्य भी अगर चाहे, 1935 के अधिनियम में, कि राज्य यदि चाहे तो अपने लिए लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। मैंने ये अधिकार डेलीगेट कर दिया है। अब संघात्मक स्वरूप दिए हैं तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने राज्यों को अधिकार दिया, यदि राज्य चाहे तो अपने लिए पृथक लोक सेवा आयोग का गठन कर लें। तो उत्तर प्रदेश ने काम किया और उत्तर प्रदेश ने 1937 में, यह अधिनियम के बाद 1937 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया, जो अब तक चल रहा है। क्लियर है बेटा? तो काम की सूचना है, चाहो तो लिख ही लो, नोट बना के लिखो वहीं पे। 1935 भारत शासन अधिनियम के अनुसार राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे अपने लिए पृथक लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप 1937 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। यानी हम लोगों वाला जो लोक सेवा आयोग है, उसका गठन कब हुआ बेटा? 1937 में हुआ। ठीक है बेटा, इसको नंबर 1 करो, नोट नंबर 1 करिए और इसी के नीचे लिखिए नोट नंबर 2 या नंबर 2 कर लीजिए। अब थोड़ा सुन लीजिए, तुलनात्मक हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा आपको, वो भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला था कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 315 3 प्रकार के आयोग की अनुमति देता है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। वैसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कोई बना बना नहीं, लेकिन है प्रावधान, यदि चाहा जाए तो ऐसा हो सकता है। क्लियर है? मैंने बोला था कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यदि संयुक्त लोक सेवा आयोग बनेगा तो उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्लियर है? इनको हटाने का क्या प्रावधान है? खूब समझ रहे हैं। कभी कभी समझ के पूछते हैं किनको या क्या बोल रहे हैं आप, हम समझ नहीं पा रहे हैं। खूब समझ रहे हैं। तीनों को बताइए, या जो आप इनको माने समझे थे वही बता दें। देखो, हम ह्यूमन बीइंग है ना बेटा, बहुत चालाक लोग हैं। तो जैसे कोई प्रश्न सुन लिए
और बाय द वे उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो हम लोग तुरंत कहते हैं, क्या कहें? तो इसका पर्पस जानते हो क्या होता है? हाँ, उतने देर में थोड़ा कुछ और सोचेंगे, है ना, बुद्धि लगाएंगे। सुन तो लिए ही हैं मित्र, समझ तो रहे ही हैं क्या पूछा गया है। चलो ठीक है, हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को कैसे हटाया जाता है? हम विकल्प देंगे, दें? उन्हीं विधियों से जिन विधियों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। बी, उन विधियों से जिन विधियों से चुनाव आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है। उन विधियों से जिनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। डी, इनमें से कोई नहीं। और अगर डी बताओगे तो हम आपसे पूछेंगे भी कि कौन वाला पे, है ना? नहीं तो 3 विकल्प तो हम आपको दे ही दिए हैं। पहला वाला, उन्हीं विधियों से हाँ हटाया जाता है, और आप गलत हैं। ठीक है, आपका उत्तर गलत हुआ। अच्छा, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 65। अनंत समय तक, जब तक 65 ना हो जाए। 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, है ना बेटा? बहरहाल, अच्छा, आयोग के सदस्य होने के बाद क्या स्पेस है? जैसे संघ लोक सेवा आयोग का अगर कोई अध्यक्ष है तो अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, तो उसके बाद भी कोई ऑप्शन है उसके पास? बोला करो बेटा, देखो पढ़ने आए हो, गलत सही तो होगा ही, और सब कुछ अगर आता तो यहां पढ़ने ही क्यों आते? सीधी सी बात है। तो पहला ध्यान रखो कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जब अपना कार्यकाल पूरा करेगा तो भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। ठीक, सुन लो, मौका आया है तो सुन ही लो। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, एक स्पेस है उसके पास। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उसके पास क्या विकल्प है? राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य तो मुझे लगता है आप समझ ही रहे हैं, उसी क्रम में महसूस करिए। अध्यक्ष हो सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। ये तो है ना बेटा? चलो ठीक है, अगर इनको हटाना हो, जैसे भी आपने देखा था हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक विवाद हो गया था, काफी लंबा विवाद हुआ। यानी जब सरकारों का परिवर्तन हुआ तो लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा, जो पहले वाले थे। अब नाम वाम किसी का लेना ठीक नहीं है, लेकिन आप समझ ही रहे हैं। तो ये हुआ कि बड़े करप्शन हुए हैं, बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, तो आप चले जाएं। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे नहीं, भेज के दिखाऊं, हटा के दिखाइए। तो कहा नहीं हटा पाएंगे, नहीं हटे, अपना कार्यकाल पूरा किया। तो इस पर नजर नहीं पड़ी कि आखिर इनको कैसे हटाया जाता है। हटाने की कोई संवैधानिक प्रक्रिया तो होगी ही, मनमाना थोड़ी है। अरे बहुत महत्वपूर्ण कार्य है भैया, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य आईएएस बनाते हैं, और ये किसी अन्य चीजों में इन्वॉल्व हो जाए तो तबाही हो जाएगी इस देश में। अरे जिसको चाहे उसको बनाए भाई। और वही हाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है। यह राज्य के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, राज्य में जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके लिए परीक्षाएं होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि सब शुचिता का पालन होना चाहिए, सब ठीक ठाक से होना चाहिए। तो नियंत्रण तो होना ही चाहिए। नियंत्रण नहीं होगा तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो ध्यान से सुनिए, तीनों ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की एक ही प्रक्रिया है। ठीक है, पहला तो ये दिमाग में रख लेना कि राज्यपाल तो नहीं ही हटा पाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, सिर्फ और सिर्फ नियुक्त कर सकता है, हटा नहीं सकता। क्लियर है? अब हटाने की क्या प्रक्रिया है वो जरा सुन लो। अनुच्छेद 145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उस मामले की जांच करेगी जो अभियोग उनके ऊपर लगा होगा। भ्रष्टाचार का, करप्शन का जो भी अभियोग लगेगा, उस पे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 145 के अनुसार उसकी जांच करेगा। जांच की रिपोर्ट के उपरांत ही
राष्ट्रपति पद से हटाएंगे। लेकिन यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय पूरी होनी पड़ेगी। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक राष्ट्रपति भी उनको पद से हटा नहीं सकते। तो थोड़ा सा लिख लो बेटा, काम आ जाएगा। लिखें, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद से नहीं हटा सकता। वो हटाएगा ही नहीं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय कहे चाहे कोई कहे, वो हटा ही नहीं सकते, राष्ट्रपति हटाएगा। लिखें जी बेटा, हाँ लिखें। इसके लिए अनुच्छेद 145 के अनुसार, इसके लिए अनुच्छेद 145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मामले की जांच करता है। जांच के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति उन्हें पद से क्या कर सकता है बेटा? हटा सकता है। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन एक शक्ति राज्यपाल को दी गई है बेटा कि जब जांच हो रही होगी उस बीच में राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकता है, यानी कार्य से विरत कर सकता है कि इस बीच में आप कार्य नहीं करेंगे। लिख लें, जांच की अवधि में राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मेहनत करें तो आज इसको पूरा कर लिया जाए। हाँ, कर सकता है। हाँ, कार्य मुक्त किया जाता है, यानी कार्य आप नहीं करेंगे। बर्खास्त होने में सदा के लिए हटा दिया। टर्मिनेट करना, बर्खास्त को इंग्लिश में टर्मिनेट कहते हैं और निलंबित को सस्पेंशन कहते हैं। तो सस्पेंशन से नौकरी से थोड़ी निकाल दिया जाता है, कार्य से विरत किया जाता है जब तक आपकी जांच पड़ताल हो रही है ना? क्योंकि उस समय कार्य कराना संदिग्ध होगा, ठीक नहीं होगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध जांच हो रही हो और उस समय उसको आपने अधिकार अगर दे दिया है, तो अगर उसको ये लग गया कि अब हम तो जाएंगे ही, तो जाते जवाते कुछ कर लें, है ना? तो इसलिए कार्य से विरत कर दिया जाता है, कार्य आपको नहीं करना होता। चला, और बर्खास्त मतलब रवानगी है। अब बोरिया बिस्तर उठाइए और घर निकल जाइए, है ना? चलें, लिखें, राज्य के कुछ आयोग जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, अब जितने आयोग के सामने राज्य राज्य लगे हम कितना लिखवाएं, है ना बेटा, की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आदि की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, माने जो जो आयोग हैं राज्य जिनके साथ लगा हुआ है उनकी सबकी नियुक्ति कौन करेगा बेटा? राज्यपाल करेगा। तो बड़ा तगड़ा है भाई अधिकार राज्यपाल का। जब मुख्यमंत्री की ही नियुक्ति कर दे रहे हैं तो बाकी की बात ही छोड़े, है ना? अगला हेडिंग बनाए बेटा, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, लिखें, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल किसका बेटा? विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। इस कारण वह विधायी शक्तियों का उपयोग करता है। इस कारण वह क्या बेटा? विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है।
एक दिन हमने हंसी मजाक में क्वेश्चन आपसे पूछा था, याद नहीं आ रहा है आपसे पूछा था किससे पूछा था, अगर आपसे नहीं पूछा था तो आपसे पूछ लेते हैं। संसद द्वारा बनाई गई विधियों को रोकने का अधिकार किसी के पास है? यानी अगर किसी विधि को संसद ने बना दिया पूरे भारत के लिए, तो भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि फलाने क्षेत्र में विधि लागू नहीं होगी? राज्यपाल। माने जब आप बोल रहे हो थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करो। संसद विधि बना रही है और फिर राज्यपाल कह देंगे कि ये विधि नहीं लागू होगी हमारे राज्य। अच्छा, एक बहुत कॉमन सेंस है, सामान्य बुद्धि से सोचो, अगर राज्यपालों को यह सब शक्ति दे दी जाए कि भाई राज्यपाल अगर चाहे तो संसद की बनाई गई किसी विधि को भारत के किसी क्षेत्र विशेष में लागू करने से रोक दे, तो क्या क्या होगा इस देश में ड्रामा आपको पता नहीं है। देखो, राज्यपाल की नीति तो कर देते हैं राष्ट्रपति, अब कैसे करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक बार राज्यपाल नियुक्त होने के बाद मनमाना तो कर ही सकता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सरकार ही करती है ना। टीएन शेषन की नियुक्ति सरकार ने ही किया होगा ना, और लिंगदोह की नियुक्ति भी सरकार ने ही किया होगा ना। तबाही मचा के रख दिया सरकार की। सरकार के हर निर्णय के विरुद्ध अगर गलत होता था तो खड़े हो जाते थे कि नो, बिल्कुल नहीं। तो जब व्यक्ति एक बार नियुक्त हो गया और वो एक अलग विचारधारा का व्यक्ति है तो वो अपनी विचारधारा तो लागू करा ही देगा। तो आपको लगता है कि ये उचित है कि संसद की बनाई गई विधि को राज्यपाल लागू करने से रोक दे? फिर संसद का क्या मतलब है? फिर संसद की शक्तियों का क्या मतलब है? हम पूछ क्या रहे हैं, आप अचानक कूद पड़े। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या संसद की बनाई गई विधियों को किसी क्षेत्र विशेष में या किसी स्थान पर लागू करने से रोकने की शक्ति है किसी के पास? ये हम पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, वो तो अपने निर्णय की भी समीक्षा करता है। संसद द्वारा बनाई गई विधि की भी समीक्षा करेगा। विधि बनाने का अधिकार संसद का है, इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है। लेकिन संसद की बनाई गई विधियों की वह इस आधार पर जांच करता है कि विधि बनाने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया गया, यानी विधि बनाने की जो प्रक्रिया बनाई गई है उस प्रक्रिया का पालन किया गया, और जिन अधिकारों में विधि बनाना था उन्हीं अधिकारों में बनाया गया, उसके बाहर तो नहीं जाया गया। इसकी जांच तो करेगा ही। विधि बनाने की शक्ति संसद को है तो संसद मूल अधिकारों पर अंडबंड विधि बना देगी? सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा करेगी और कहेगी कि भाई ये अधिकार आपका नहीं था, मूल ढांचे का अधिकार नहीं था, तो काहे बना दिया? तो विधि बनाने की शक्ति है, वो विधि बनाएंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि उनके द्वारा बनाई गई विधियों की इस आधार पर जांच करेगा कि विधि बनाने की प्रक्रिया का पालन हुआ, जो प्रक्रिया संविधान में लिखी गई है कि विधि ऐसे बनेगी, उस प्रक्रिया का सही पालन किया गया। दूसरा, कि संसद ने जो विधि बनाया है वो अपनी सीमाओं का भी पालन किया है कि नहीं। विधि बनाने की सीमाएं भी निर्धारित हैं, वो सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता कोई। तो इस आधार पर तो जांच कर ही सकती है, और अगर गलत है तो रोक भी सकती है। अरे अभी एक तो रोका ही, आपने देखा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अनुच्छेद में जगह दी गई थी ना बेटा, 124 क में जगह दे दी गई थी ना। सर्वोच्च न्यायालय कहा कि नहीं, गलत है, ये खत्म हो गया। कोलिजियम वाला सही है, वही रहेगा, तो चल रहा है ना, वो तो अलग बात है। हम ये कह रहे हैं कि संसद की बनाई गई विधि या तो पूरी तरह से जीरो होगी या पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगी। अगर न्यायालय कहेगा तो ये थोड़ी कहेगा कुछ जगहों पे लागू कर दो, कुछ जगहों पे इसको रोक दो। बोल नहीं रहा, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। हम ये कह रहे हैं कि संसद की बनाई गई विधि को भारत के किसी क्षेत्र विशेष में रोकने की शक्ति है किसी के पास? धीरे से मत बोलो, जोर से बोलो। हाँ, राज्यपाल के पास है, राज्यपाल के पास ये शक्ति है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, कुछ स्थिति विशेष में है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन की व्यवस्था की गई है अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में, उन क्षेत्रों में संसद द्वारा बनाई गई विधियों को रोकने की वह शक्ति रखता है, उनके हितों, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए।
उन क्षेत्रों में संसद की बनाई गई विधियों को रोक लेता है। अगर जरूरी समझेगा तो कह देगा ये विधि यहाँ पे लागू नहीं होगी, क्योंकि वो आदिवासी लोग है ना बेटा, तो उनकी अपनी संस्कृति है, अपनी विरासत है, वो सामान्य विधियों से नहीं गवर्न होंगे, है ना। उनके लिए अलग से प्रशासनिक क्षेत्र वगैरह बनाया जाता है, संविधान में वर्णन है। बहरहाल लिखवा देंगे लास्ट में। चले आगे बढ़े। अपने इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वह अपवादित जगहों को ढूंढिए, वहां हमला बोलिए, वो ज्यादा जरूरी है। अपने इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वह डैश कर दीजिए, नीचे से लिखिए, विधानमंडल के सत्र को बुलाने, सत्र को समाप्त करने तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। आवश्यकता पड़ने पर किसको बेटा? विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। लिखें, नेक्स्ट पॉइंट बनता दूसरा, नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण करने की शक्ति रखता है। नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल अभिभाषण करता है, एड्रेस करता है। हमारे यहां भी किया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी जो सत्र शुरू हुआ तो राज्यपाल ने अभिभाषण किया, वो करता है। और चर्चा हो चुकी थी कि अभिभाषण क्या होता है। अभिभाषण कुछ नहीं होता, वो सरकार की जो नीतियां होती हैं उन्हीं को पढ़ के सुनाता है, उसका अपना एक भी शब्दोक्त नहीं होता, वो होता ही रहता है। बहरहाल अरे भाई देखो, पढ़े कुछ पोर्शन छोड़ दिए, और यहां तो कुछ पढ़ना था, पढ़ रहे हैं कुछ और। हाँ, बजट देना है किसी और साल का, पढ़ रहे हैं किसी और साल का बजट। तो भारत है, महान देश है, यहां कुछ भी हो सकता है। आप ये कल्पना कर सकते हैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछले साल का बजट पढ़ने लगे? पढ़े ना, कुछ कर लिए नहीं, सॉरी, हो गया। अभी हम आप कर दे तो फांसी पे टंग जाए, ऐसा कैसे कर दिया? अरे भाई, घर से निकलते समय एक बार देख लिए होते कि उसमें कागज कौन सा रखा है। इतना महत्वपूर्ण काम था बजट, माने उससे महत्वपूर्ण क्या होता है? पूरा देश ध्यान से सुनता है, प्रदेश तो छोड़ ही दो। और यही नहीं गड़बड़ी होती सदन में, जब इंग्लिश मीडियम ना इंग्लिश मीडियम का नहीं, गड़बड़ी एक और हो गई होती है कि जब ये सदन में प्रश्नों का उत्तर देते हैं ना, प्रश्न काल में जब इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये उत्तर देते हैं तो लिख के ले आते हैं। तो हो सकता है तीन जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो किसी एक ही मंत्री से प्रश्न पूछे हों, हो सकता है एक ही मंत्रालय से 3 लोग प्रश्न पूछे हों। तो प्रश्नों का क्रम रहता है ना, पहला दूसरा, पहले का ये प्रश्न है, इसका ये उत्तर है, दूसरे का ये प्रश्न है, इसका उत्तर। कभी अंड बंड पढ़ने लगते हैं, पहले का कुछ और ही पढ़ रहे हैं, दूसरे का कुछ और पढ़ रहे हैं। अच्छा, सुनने वाले भी सर हिला रहे हैं, ठीक है। जो गति तेरी वो गति मोरी, ठीक है। तो चल रहा है मामला, तो चल ही रहा है भैया, देश है। बहरहाल चले, तो दोनों तरफ तो एक ही गति है, परेशानी क्या है? कौन सुनता है? क्वेश्चन पूछ दिए, अब सुनेंगे थोड़ी, अंड बंड बोलो, बोलिए, हम भी सुनेंगे। चलिए, नहीं, हंगामा तो हो ही जाता है, बाद में पता चल ही जाता है कुछ गलत बोल दिए। सदन की एक समिति है जिसका नाम है आश्वासन समिति, तो वो घेर लेती है कि क्या बोल रहे थे और क्या कह दिए आप, ये सब चर्चा होती रहती है। बहरहाल हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, तो थोड़ा इनकी विधायी शक्ति बेटा
देखना वही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर विधायी शक्ति में प्रमुख क्या है जिस पर हम लोगों को फोकस करना है। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो तो उस समूह के एक व्यक्ति को, कई बार आंग्ल भारतीय आया है तो अभी भी आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो तो उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा, यदि राज्य में विधान परिषद विद्यमान हो तो, यदि राज्य में विधान परिषद विद्यमान हो तो उनके 1/6 सदस्यों को संख्या नहीं निर्धारित है बेटा, फ्रैक्शन निर्धारित है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि राज्य में जो विधेयक आते हैं, संघ वाला तो हम लोग देखे ही थे जब पढ़ रहे थे, तो राज्य में जो विधेयक आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न पूछे आपसे, थोड़ा सावधानी से जवाब दीजिएगा। सदन में प्रस्तावित होने वाले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? राज्य के सदन में प्रस्तावित होने वाले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? एक चीज मैंने नोटिस किया बेटा, जहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है वहां आप डगमगाने लगते हो। हाँ बोलिए। संविधान संशोधन विधेयक, राज्य ही अगर संविधान संशोधन करने लगे तो ऐसा संविधान बन जाएगा ना कि कोई समझ ही नहीं पाएगा क्या बना। सदन की बात की है तो सदन में तो कोई, बार बार हम बोल रहे हैं राज्य के सदन में कितने विधेयक, तो ये देखिए बनाइए मत, गलती करते हैं तो स्वीकार करिए गलत कर दिए, अब उसको तोड़ मोड़ के सही करने की कोशिश मत करिए। नहीं, हम लोग सर्वज्ञ थोड़ी है, गलती आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, हमसे तो होती है तो हम विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे गलती हुई है, इसमें बेइज्जती किस बात की है। अब बोलिए राज्य में तो ही होगा, कौन कौन? और धन विधेयक, वित्त विधेयक में ही धन विधेयक आता है। अच्छा, वित्त विधेयक में ही आता है, कैसे? चलिए हम ही से थोड़ा बात विवाद कर लीजिए, कैसे? पढ़ाए हम ही हैं, हम ही पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई विधेयक सदन में धन विधेयक के रूप में प्रस्तावित नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सदन का जो पीठासीन अधिकारी है वह न निर्धारित करेगा कि धन विधेयक है, तो प्रस्तावित तो 2 ही रूप में हो सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति राज्य को है नहीं, संविधान संशोधन राज्य सूची का विषय है ही नहीं है, संविधान संशोधन संघ सूची का विषय है, तो राज्य में तो आएगा ही नहीं। तो प्रस्तावित होने वाले विधेयक तो 2 प्रकार के, लेकिन होते हैं 3 प्रकार के विधेयक। प्रस्तावित तो 2 ही होते हैं, लेकिन विधेयकों की 3 श्रेणियां तो बांटी ही जाती हैं, लेकिन एक तो रास्ते में नाम बदल लेता है ना बेटा। तो तीनों पे जरा शक्ति देख लेते हैं, है ना बेटा। लिखें, राज्यों के विधेयक 3 श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। अरे तो शुक्र है कि राज्यों को संविधान संशोधन की शक्ति नहीं मिली। अभी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर रहा है, तब तक एक राज्य ने संशोधन कर दिया, है ना, तमाशा हो जाएगा भाई। चले, नहीं, उचित भी नहीं था। संविधान संशोधन की शक्ति केंद्र के पास ही होनी चाहिए, राज्य के पास होनी ही नहीं चाहिए, है ना बेटा। पहला बेटा, सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक। अरे
सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक। सदन की कार्रवाई पे नहीं बात करेंगे हम, वो तो जब आएंगे हम विधानमंडल पे या विधान परिषद पे बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी तो हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल है। राज्यपाल क्या करेगा ऐसे विधेयक पर? जब हम आएंगे ना बेटा विधानमंडल पे आर्टिकल 168 में, तो फिर दोनों सदनों की कार्रवाइयों पे कैसा कैसा प्रभाव होता है उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम राज्यपाल पे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई साधारण विधेयक राज्यपाल के टेबल पे आता है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी साधारण विधेयक पे राज्यपाल के पास क्या अधिकार है? वो सिग्नेचर लास्ट में करता, शुरू में क्या करता है? पढ़ता है। साधारण विधेयक जब पारित होता है तो फिर पहले सदन। ठीक है बेटा, सुन लिया। और कोई साधारण विधेयक पे राज्यपाल की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? संविधान क्या अनुमति देता है? अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 200 में है कि एक साधारण विधेयक पे राज्यपाल क्या कर सकता है। नहीं नजर पड़ी है बेटा? पड़ी है तो बोलो, घबराने की नहीं जरूरत है। जैसे बच्ची ने बताया तो अंत में दस्तखत करेगा तो अच्छा है, कुछ तो बोला, न बोलने से बेहतर है। सर उसको रोक भी सकता है। अच्छा रोक भी सकते, चलो एक और हो गया, एक और जोड़ो। अच्छा राष्ट्रपति साधारण विधेयक पे क्या कर सकते? ठीक है, हो गया। नहीं खाली वीटो ही थोड़ी करता है, साधारण विधेयक पे हर जगह वीटो ही करता है। क्या क्या कर सकता है ये हम पूछ रहे हैं ना, तो वीटो भी कर सकता है, वो तो गलत कहां बोल रहे हैं। यहां बोलिए क्या कर सकता है? हाँ तीन वही सुनना चाह रहे थे कि राष्ट्रपति 3 प्रतिक्रिया दे सकता है। अरे वो वीटो छोड़ो यार, वीटो की बात हम नहीं कर रहे हैं। वो वीटो ही दस्तखत नहीं कर देता, सब पे वीटो ही कर देता है। वीटो करता ही नहीं है, और किसी खास स्थितियों में वीटो उटो हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो साधारण विधेयक पे तो दस्तखत करता है सीधे। वीटो की सामान्य स्थितियां थोड़ी है, वीटो की स्थिति सामान्य नहीं होती, वो असामान्य स्थितियां हैं जिसमें सब होता है। बहरहाल राज्यपाल क्या करता, सुनो अब उधर जाएंगे तो चर्चा हो चुकी है, बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करेंगे। पहला ये कि अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, पुनर्विचार के बाद वही शर्त है जो राष्ट्रपति में आपने पढ़ा कि पुनर्विचार के बाद अगर राज्यपाल के पास आएगा तो अनुमति देना बाध्यकारी है। लेकिन राज्यपाल एक चौथा काम भी करता है, राष्ट्रपति के विचारों के लिए भेज सकता है। ठीक है, जहां राष्ट्रपति 3 काम की अनुमति थी तो इनको 4 काम की अनुमति है। अनुमति दें, अनुमति रोकें, पुनर्विचार के लिए भेजें या राष्ट्रपति के विचारों के लिए प्रेषित कर दें। असली बवाल तो अब शुरू होगा। राष्ट्रपति के विचारों के लिए अगर प्रेषित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? फिर से सुनो, राज्य में प्रस्तुत होने वाला साधारण विधेयक यदि राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास तो 4 विकल्प है, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प थे। अनुमति दे दे, अनुमति रोक दें, खुद ही पुनर्विचार के लिए भेज दें। सॉरी, खुद ही पुनर्विचार के लिए अगर भेजा और पुनर्विचार के बाद अगर दोबारा आया तो फिर तो राज्यपाल को अनुमति देनी होगी। लेकिन वो चौथा विकल्प चुन ले कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है राष्ट्रपति महोदय, बड़े भैया आप देख लो, तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? नहीं, संविधान में लिखा होगा राष्ट्रपति के पास स्वविवेकी अधिकार थोड़ी है कि जो मन करे वो कर दें। संविधान में इसका उपबंध होगा कि ऐसा विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है, होगा ना बेटा? तो ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प है। को राज्य वाले विधेयक पे अनुमति दे दे, अनुमति रोक दे और फिर से पुनर्विचार के लिए भेज दे। राज्यपाल से कहे कि फिर से उन से पुनर्विचार कराइए। और ध्यान से सुनिए, यदि फिर से पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचा तब क्या है? तब राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, चलो लिखो लिखो, सामान्य विधेयक पे
हाँ, लेकिन अनुच्छेद 200 के अनुसार सामान्य विधेयक पर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, बस किनारे पहुंच ही रहे हैं। सामान्य विधेयक पर अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल निम्न प्रतिक्रिया दे सकता है। जैसे वहां पे आपने पढ़ा था ना बेटा कि राष्ट्रपति सामान्य विधेयक पे संयुक्त बैठक बुला सकता था, एक उसके पास वो भी ऑप्शन था। राजयोज में ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान्य विधेयक पे कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती। हम आगे चर्चा करेंगे बेटा। आगे लिखें, निम्न प्रतिक्रिया दे सकता है। पहला, अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद क्या होगा ये आप सबको पता है ना बेटा। अगर डाउट हो तो उसी के आगे जगह है, लिख लो। पुनर्विचार के बाद अनुमति देना बाध्यकारी है। ठीक है, लेकिन एक चौथा भी विकल्प है राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के विचारों के लिए प्रेषित करे। राष्ट्रपति के विचारों के लिए क्या करे बेटा, प्रेषित करे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के विचारों के लिए प्रेषित कर देगा तो कर दिया, अपना जान बचा लिया। अब समझे बूझे कौन, महामहिम। तो महामहिम के पास क्या ऑप्शन है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के पास ऐसे विधेयक पर जो राज्य से भेजे गए हैं 3 ऑप्शन है, अनुमति दे, अनुमति रोक ले, पुनर्विचार के लिए भेज दे। यानी राष्ट्रपति के पास भी पुनर्विचार का अधिकार है, वो राज्य की विधायिका के पास भेज दे कि फिर से विचार करके हमारे पास भेजिए। अगर वो फिर से पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति निम्न प्रतिक्रिया दे सकता है। ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति निम्न प्रतिक्रिया दे सकता है। तो निम्न का नाम लिख डालो बेटा। अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, परंतु पुनर्विचार के लिए अनुमति देना बाध्यकारी नहीं है। तो यही वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आया? बोल भी नहीं रहे हो। आगे बेटा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास भी था। अनुच्छेद बोलो। 100, इनका 213 लिखें ब्रैकेट में। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के ऐसे विषय पर जिस पर संसद ने विधि का निर्माण न किया हो, जिस पर संसद ने क्या बेटा विधि का निर्माण न किया हो, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की एक अनिवार्य शर्त होती है बेटा, आपको मैंने बताया था। वो शर्त ये होती है कि सत्र न चल रहा हो। सत्र अगर चल रहा होगा तो अध्यादेश जारी नहीं होगा। तो वो तो आपको पता है, राष्ट्रपति वाली स्थिति। तो अब यहां अध्यादेश की बाकी सारी कंडीशन वही है बेटा, यानी सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। लिखें, पूरा लिख लो। अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो। अध्यादेश जारी तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो, हाँ, सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। अन्यथा यह क्या हो जाएगा भाई? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? आगे लिख लो बेटा, छोटे छोटे 2-1 ठो बच्चे हैं, हो जाएगा अभी। अगला लिख लो, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति, और न्यायिक शक्ति भी लिख सकते हो। क्षमादान की शक्ति को लोग न्यायिक शक्ति भी कह देते हैं। तो न्यायिक शक्ति का एक हिस्सा उधर ही लिखा दिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति से परामर्श लेते हैं। कौन से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय? हाई कोर्ट के। वेरी गुड। लिखें, अनुच्छेद 161 के अनुसार, आर्टिकल 161, अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल को भी क्या बेटा? क्षमादान की शक्ति है, परंतु कुछ सीमाओं के साथ। परंतु कुछ सीमाओं के साथ। तो उसकी लिमिटेशन क्या है? वो ये कि अपने राज्य भर में क्षमादान कर सकते हैं, किसी दूसरे राज्य के मामले में क्षमादान नहीं कर सकते। दूसरा, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। तीसरा, राज्यपाल सेना न्यायालय के निर्णय को क्षमा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति कर सकता था, है ना बेटा? लिख ले। पहला, क्षमादान की शक्ति राज्य की सीमाओं में होगा। थोड़ा सा सेंटेंस ठीक करो। राज्य के अधिकार की सीमाओं में होगा। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। तीसरा, राज्यपाल सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति नहीं रखता। सेना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति नहीं रखना। ठीक है बेटा? अगला लिखो, आखिरी है, लास्ट है, इसी के बाद समाप्त करेंगे। विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर। विवेकाधीन शक्ति, आर्टिकल 163, 163, है ना? तो पहला तो अंतर बेटा राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति में यही है, बहुत बड़ा अंतर है
कि जहां राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति नहीं है, वहीं राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के पास जो विवेकाधीन शक्ति है वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है, लेकिन संविधान के किसी उपबंध में इसका प्रावधान नहीं है और राज्यपाल का उपबंध में प्रावधान है। 163 में साफ साफ लिखा हुआ है, उन सभी कार्यों को जिसे वह अपने विवेक से कर सकता है, अन्यथा उसे परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। राष्ट्रपति के लिए कहा गया था कि बाकी कार्य अपने विवेक से करिएगा अथवा आपको मंत्रिपरिषद परामर्श देगी। राज्यपाल के लिए कहा गया है वो सभी कार्य अपने विवेक से करेगा जो उसको विवेक से करने के लिए निर्धारित किया गया है, अन्यथा उसे परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। लिखें तो देख लिए मोबाइल में बेटा, यही लिखा हुआ था। चलो लिख ले। राज्यपाल वे सब नहीं, पढ़ लो, थोड़ा भरोसा रखो, घर पे भी देख सकते हो, अगले दिन आके पूछ सकते हो। लिखें राज्यपाल वे सभी कार्य जो अपने विवेक से कर सकता है, अपने विवेक से करेगा। अन्यथा उसे परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अन्यथा उसे परामर्श देने के लिए क्या बेटा, एक मंत्रिपरिषद होगी। तो 163 में बेटा उसको स्पेस मिल रहा है कि वह अपने विवेक का प्रयोग करेगा। तो कुछ जगहों पे विवेक का प्रयोग करता है और बिना मंत्रिपरिषद की राय से करता है। जैसे नहीं, अरे वो तो राष्ट्रपति भी कर लेता है, वहां तो राष्ट्रपति भी कर लेता है, संविधान में नहीं लिखा है तो भी सरकार बनाने के लिए किसे बुलाएंगे, ये तो विवेक ऐसे ही दिख जाता है। राज्य की सरकारें संवैधानिक आधार पर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, जब इसका प्रतिवेदन वह राष्ट्रपति को देता है तो अपने विवेक से देता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से थोड़ा ही देता है। तो भैया परामर्श दीजिए कि सब ठीक ठाक से चल रहा है, तो कहेंगे कि ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, वो तो कहेंगे सब ठीक ठाक से चल रहा है, तो ढेर सारा उसको स्पेस मिल जाता है। अगली हेडिंग बना लीजिए, कल बात करेंगे। विधानमंडल आर्टिकल 168। तो कल मतलब संडे को नहीं, ठीक है, संडे को थोड़ा मुक्ति दीजिए हम लोगों को भी, तो मंडे को बेटा बात होगी आपसे, ठीक है।